नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सुबह के 7 बज चुके हैं और वक्त है आज की 7 बड़ी खबरों का। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बिल्डिंग की छत गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस पूरी खबर के बारे में आज आपको जो अपडेट देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के बाद आज दूसरे और तीसरे चरण के लिए नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज आज उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे और वहीं राहुल गांधी और जेपी नड्डा अपनी पार्टियों के लिए गोवा में कैंपेन करेंगे। पंजाब के रण में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी कूद रही हैं। दोनों अपने सीएम उम्मीदवार भगवंत मान के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगी। आज की जो बड़ी खबर रहने वाली है वो ये कि लखीमपुर खीरी हिंसा में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र जमानत पर जेल से बाहर आ सकता है। कल हाईकोर्ट से उसे बेल मिल चुकी है। हरियाणा में निजी कंपनियों में 75% आरक्षण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी। वहीं आज भारतीय टीम अहमदाबाद में वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। टीम वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 से फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। तो ये थी इस वक्त की 7 बड़ी खबरें। अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं तेज रफ्तार में 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले चरण में 60% वोटिंग हुई है। शामली में सबसे ज्यादा 69% मतदान हुआ, तो वहीं गाजियाबाद में सबसे कम 54% वोटिंग हुई है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हुए। पंजाब के बाद आज मणिपुर में भी चुनाव तारीखों में बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग की जानकारी के मुताबिक मणिपुर में अब पहले चरण का मतदान 28 फरवरी को होगा। वहीं दूसरे चरण के लिए 5 मार्च वोटिंग होगी। हालांकि चुनाव के रिजल्ट 10 मार्च को ही आएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनावी रैली करेंगे। पीएम उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद यूपी में कासगंज की पटियाली विधानसभा की चुनावी रैली करेंगे। 1969 के बाद से पहली बार कोई प्रधानमंत्री कासगंज के दौरे पर जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में बैक टू बैक 3 चुनावी जनसभाएं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहले बरेली की भोजीपुरा और फिर आंवला विधानसभा में रैली करेंगे और उसके बाद गृह मंत्री शाहजहांपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। संभल के चंदौसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में सुरक्षा का उल्लंघन। सीएम के संबोधन के दौरान 2 लड़कियां सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच के पास पहुंची। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को पकड़ करके पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक दोनों मुख्यमंत्री को अपने घर आमंत्रित करना चाहती थी। प्रधानमंत्री मोदी आज वन ओशन समिट को संबोधित करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और समावेशी समुद्री इकोसिस्टम के संरक्षण को ठोस करने पर चर्चा होगी। और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में क्वाड के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक होगी। मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे और साथ ही अमेरिका और जापान के विदेश मंत्री भी हिस्सा लेंगे। बैठक में मुख्य तौर से सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, कोरोना महामारी पर फोकस होगा। पंजाब में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी चुनावी प्रचार करेंगी। धुरी आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान के लिए वोट अपील करेंगी और साथ ही जनसभा में महिलाओं को संबोधित करेंगी। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू और सीएम चन्नी के बीच तनाव जारी है। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा। सिद्धू की बेटी राबिया ने कहा है कि आला कमान की मजबूरी रही होगी जो उनको सीएम फेस बनाया है। चन्नी के अकाउंट में 133 करोड़ रुपए हैं, तो वो गरीब कैसे हुए। गोवा में आज बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटेंगे। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी कांग्रेस के लिए 2 रैलियां करेंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। गोवा में 14 फरवरी को मतदान होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि कोविड की वजह से जीडीपी में गिरावट और शहरों में बेरोजगारी घट करके महामारी से पहले के स्तर पर आ गई है और साथ ही देश में 2020-21 में 44 यूनिकॉर्न बने हैं। ये अमृतकाल का संकेत है। लखीमपुर हिंसा मामले में जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को जमानत मिल गई है। दरअसल 18 जनवरी को कोर्ट ने आशीष की जमानत पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जयपुर में ईडी ऑफिस के सामने राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के धरना प्रदर्शन जारी है। धरने में रीट परीक्षा का पेपर लेकर के जा रहे मारे गए व्यक्ति की पत्नी भी शामिल है। महिला ने पति की हत्या को षड्यंत्र बताते हुए गहलोत सरकार पर आरोप लगाए।
2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 49 लोगों को दोषी करार दिया गया है और आज से दोषियों की सजा पर सुनवाई होगी। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में 6 मंजिला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक अपार्टमेंट की छत का हिस्सा गिर गया। बताया जा रहा है कि छठे फ्लोर पर रेनोवेशन के दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम में हुए हादसे के मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को बचाने के लिए मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस मौजूद है। वहीं सीएम खट्टर ने हादसे पर दुख जताया और खुद पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हैं। गुजरात के कच्छ से बीएसएफ ने 11 पाकिस्तानी नाव जब्त किए हैं। बीएसएफ को पाकिस्तान से मछली पकड़ने वाली नाव और मछुआरों की घुसपैठ की जानकारी मिली थी। ऑपरेशन अभी जारी है। बीएसएफ के मुताबिक भारतीय वायुसेना के 3 कमांडो समूह को 3 अलग अलग दिशाओं से एयर ड्रॉप किया गया है। रुपेश पांडे के परिवार वालों का आरोप है कि 27 नामजद समेत कुल 88 लोगों के खिलाफ मामले में एफआईआर दर्ज है, पर अब तक सिर्फ 4 की गिरफ्तारी हुई है। परिवार वालों ने फांसी की मांग की। मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वाले रुपेश पांडे के परिवार से बीजेपी नेता और झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास मिलेंगे। बीच मामले पर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का विरोध लगातार जारी है। मामले को लेकर के विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच छीना झपटी हुई। 4 बीजेपी विधायक बजट सत्र से सस्पेंड किए गए हैं। विपक्ष ने सदन में प्रदर्शन भी किया। केरल में कोरोना के एक दिन में 18,400 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। 20 लोगों की मौत हो गई है। 43,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। दिल्ली में कोविड के 24 घंटे के अंदर 1,104 नए मामले सामने आए। 12 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। ई-रूपी की ट्रांजैक्शन सीमा बढ़ाई गई है। अब 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में मंजूरी दी है। ई-रूपी के लिए लाभार्थी का बैंक खाता होना जरूरी नहीं है और इसका उपयोग 1 से ज्यादा बार भी किया जा सकता है। LIC IPO को बीमा रेगुलेटर की मंजूरी मिल चुकी है। पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी का वैल्यूएशन 15 लाख करोड़ के करीब होने की उम्मीद। रूस और बेलारूस की सेना शक्ति अभ्यास कर रही है और यहां पर जो अगले 10 दिनों तक चलेगा। बेलारूस में यह अभ्यास यूक्रेन की सीमा के बेहद पास रहा है। कनाडा और अमेरिका के बीच बने एम्बेसडर ब्रिज को बंद किए जाने को लेकर के कनाडा सरकार ने चिंता जताई है। इस ब्रिज के जरिए कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 25% व्यापार होता है। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होगा। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत 2 मैच पहले ही जीत चुका है और सीरीज अपने नाम कर चुका है। आज भारत क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगा। तो ये थी इस वक्त की 25 अहम खबरें तेज रफ्तार में हमने आपको दिखाई। अब कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से सेक्टर 109 में 6 मंजिला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक अपार्टमेंट की छत का हिस्सा गिर गया और इस दर्दनाक हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं घटना के बाद से मौके पर रेस्क्यू का काम भी देर रात से जारी है। मलबे में दबे कई लोगों को निकाल लिया गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये हादसा चिंतलस पैराडाइसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में हुआ है। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम खट्टर ने तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने इस बाबत ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल 2 लोगों के मौत की खबर मिल रही है। हालांकि अभी भी रेस्क्यू का काम वहां पर जारी है। ऐसा नहीं है कि टीम वहां से जा चुकी है और सब कुछ ठीक हो चुका है। अभी भी टीम वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू किया जा रहा है। ये जो मलबा गिरा है, बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें कुछ और लोग भी दबे हों। काफी बड़ा ये मलबा जो कि गिर गया, अपार्टमेंट की छत गिर गई। बताया जा रहा है कि रिनोवेशन का यहाँ पर काम चल रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ। मोहित और मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहित, फिलहाल इस पूरे हादसे को लेकर के क्या अपडेट है ताजा? देखिए, अभी रेस्क्यू यहाँ पे कंटिन्यू है। कल शाम 6 बजे की घटना है जब 6th फ्लोर में जो रेनोवेशन का काम चल रहा था उसका डाइनिंग जो एरिया है उसका एक फ्लोर गिरा है और वो फ्लोर गिरने के कारण वो फ्लोर से नीचे 6 मंजिले तक नीचे आके गिर गया है। तो फर्स्ट फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक में कोई लोग नहीं रह रहे थे, लेकिन 3 फ्लोर में कुछ लोग थे जिसमें से एक की मौत की जो है अभी पुष्टि की गई है आधिकारिक रूप से। एक बताया जा रहा है गायब है और एक IAS ऑफिसर है जो फंसे हुए हैं, जिनके आधी बॉडी पे मलबा गिरा हुआ है। इसलिए रेस्क्यू काम धीरे धीरे किया जा रहा है कि उनको कोई नुकसान ना हो। वो
अभी उनका ट्रीटमेंट भी वहां पे किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम भी अंदर है। आपको दिखाना चाहेंगे वो एरिया यहाँ से, हालांकि अभी सोसाइटी के अंदर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन जो आपको एक ग्रीन पर्दे वाला फ्लोर दिख रहा है, उसी फ्लोर पर रेनोवेशन का काम चल रहा था और उसके नीचे का जो डाइनिंग एरिया है वो पूरा कोलैप्स हुआ है नीचे फर्स्ट फ्लोर तक आते हुए। तो अभी फिलहाल यहाँ पे रेस्क्यू काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है और यहाँ के जो डीसी हैं उन्होंने कहा है कि इस मामले में एक टीम बनाई गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिरकार ये हादसा किसकी वजह से हुआ है। जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट है उनका कहना है कि हम लगातार बिल्डर से कंप्लेंट कर रहे थे इस रेनोवेशन के काम की कि यहाँ पे कोई हादसा हो सकता है और वो हादसा कल शाम हो ही गया। इसलिए अब जो डीसी हैं उनके पास पूरी शिकायतें पहुंची हैं। पुलिस ने इस मामले में एक मामला दर्ज भी किया है और अब डीसी की एक टीम जो बनाई है वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिरकार इस हादसे की वजह क्या है, उस हादसे का असली जिम्मेदार कौन है। चलिए ठीक है, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा ओम, लगातार आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, वहां से मलबा हटाने का काम जारी है। इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन अगली खबर, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा आज जेल से बाहर आ सकता है। कल इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पिछले साल 9 अक्टूबर को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। आशीष मिश्रा के वकील सलील श्रीवास्तव ने जमानत मिलने का आधार बताया। उन्होंने बताया कि गाड़ी आशीष मिश्रा नहीं बल्कि हरिओम मिश्रा चला रहे थे और उन्होंने डिफेंस में गाड़ी चढ़ाई थी। आपको यह भी बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में यह हिंसा हुई थी और इसी दौरान कई लोगों को गाड़ी से रौंद दिया गया था। गोलियां भी चली थी जिससे किसान समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में एक पत्रकार भी शामिल था। तो ये पूरा मामला क्या है आपको बता रहे हैं। 9 अक्टूबर 2011 को आशीष मिश्रा ने एसआईटी ने पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा को बुलाया था। 12 घंटे तक लंबी पूछताछ की चली और उसके बाद 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से ये जमानत मिल चुकी है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कल पूरा हो गया है। अब सियासी सुरमाओं का ध्यान आगे के वोटिंग फेज पर टिक चुका है। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी के ये तमाम दिग्गज आज अलग अलग जगहों पर पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान को और धार देने के लिए पीएम मोदी आज यूपी भी जाएंगे और उत्तराखंड में भी रहेंगे। पीएम मोदी पहले उत्तराखंड का दौरा करेंगे। यहां पर दोपहर 12 बजे के करीब अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री की ये रैली होगी। उत्तराखंड के बाद प्रधानमंत्री यूपी के कासगंज पहुंचेंगे। यहां पर वो पटियाली विधानसभा सीट पर जनसभा करने वाले हैं। और अब बात कर लेंगे अल्मोड़ा के हेमवती नंद बहुगुणा स्टेडियम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा का आयोजन होगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आज की ये सभा पहली फिजिकल रैली होगी और इससे पहले कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल रैली को संबोधित कर चुके हैं। 2017 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्मोड़ा का दौरा किया था। कुमाऊं में अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 14 सीटें हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी साधेंगे और चुनावी गणित को पार्टी के पक्ष में करने की कोशिश की जाएगी। और मशहूर कवि हजरत अमीर खुसरो की जन्मस्थली कासगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफी ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि कासगंज की धरती पर 53 साल बाद कोई प्रधानमंत्री पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले 1969 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कासगंज पहुंची थी। कासगंज के पटियाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा दोपहर 2:30 बजे के करीब करने वाले हैं। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो कासगंज की धरती से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं, क्या हमला वो विपक्ष पर बोलते हैं, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। 1969 में इंदिरा गांधी गई थी पूर्व प्रधानमंत्री और उसके बाद नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे पीएम हैं जो इतने सालों के अंतर के बाद
कासगंज जा रहे हैं। 2017 में तीनों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इसके अलावा जिले में 3 विधानसभा सीट आती हैं। कासगंज की हम बात कर रहे हैं, कासगंज सदर, अमापुर, पटियाली में आज प्रधानमंत्री की ये जनसभा होने वाली है। 2017 में तीनों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बार क्या कुछ होता है? क्या कासगंज की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जता पाती है या फिर नहीं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो आज शाहजहांपुर, बदायूं और कासगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी बरेली के भोजीपुरा में दोपहर करीब 12 बजे चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद आंवला और इसके बाद शाहजहांपुर, तिलहर में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को साधेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आज यूपी के चुनावी समर में दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अनुराग ठाकुर प्रचार करेंगे। अनुराग ठाकुर का कार्यक्रम कैंट विधानसभा क्षेत्र में होने वाला है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कासगंज में होंगे, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह शाहजहांपुर में और वाराणसी में अनुराग ठाकुर चुनाव प्रचार करेंगे पार्टी के लिए। और कल हमने देखा था, कल संभल के चंदौसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा घेरे को तोड़कर 2 लड़कियां मंच के पास पहुंच गई। लड़कियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच के पास पहुंच करके जमकर हंगामा किया। सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रही दोनों लड़कियों को बमुश्किल वहां पर काबू किया। फिर पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चूक यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में देखने को मिल रही है। भारी भरकम यहां पर सुरक्षा बल तैनात थे, बावजूद इसके 2 लड़कियां मंच के बेहद करीब पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो लड़कियां दोनों कुछ कहना चाहती हूं, लेकिन इस तरीके से जब कड़ी सुरक्षा हो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गई। हालांकि दोनों लड़कियों से अब पूछताछ की जा रही है। और अगली खबर गोवा से। गोवा के चुनावी रण में भी आज जोरदार सियासी गूंज सुनाई देगी। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तीनों दलों के दिग्गज आज वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा में वोटरों को साधेंगे, तो कांग्रेस की तरफ से खुद राहुल गांधी मतदाताओं से पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में अपील करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गोवा की आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक बिसात बिछाने में जुट गए हैं। वो कल ही गोवा पहुंच गए थे और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। तो तीनों दिग्गज पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की तरफ से जोरों शोरों से आज गोवा की धरती पर चुनाव प्रचार किया जाएगा। हर कोई वोटरों को साधने के लिए क्या कुछ आज कहने वाला है, क्या जनसभा होगा, सभी कार्यक्रम को लेकर के हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और गोवा के बाद चलिए अब बात कर लेते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स की। पंजाब की पॉलिटिक्स में सियासी धुरंधरों को अब परिवार का भरपूर साथ मिल रहा है। पंजाब की सत्ता में अपना भविष्य तलाश रही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का परिवार आज एंट्री कर रहा है चुनाव में। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और बेटी हर्षिता केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रही हैं। आज एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा में, तो दूसरी तरफ उनका परिवार उनका साथ देते हुए चुनाव में उनकी मदद करने के लिए, चुनाव प्रचार में उनकी मदद करने के लिए पंजाब चुनाव को हैंडल कर रहा है। वहां पर वोटरों के बीच, लोगों के बीच आज अरविंद केजरीवाल का परिवार होगा, उनकी पत्नी होगी, उनकी बेटी होगी, और क्या अपील वो करते हैं अपने कैंडिडेट के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल का परिवार, दूसरी तरफ सिद्धू की फैमिली ने भी मोर्चा संभाल रखा है। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी सबसे पहले संगरूर जिले में पहुंचेंगी। यहां पर धूरी सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और पार्टी की तरफ से सीएम फेस घोषित किए गए भगवंत मान के लिए प्रचार करेंगी। इसके अलावा केजरीवाल की पत्नी महिलाओं से संवाद करने वाली हैं और आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की अपील भी की जाएगी। आज आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। आपको ये भी बताते हैं कि 2017 विधानसभा चुनाव में आप दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही थी। अब यही कोशिश आम आदमी पार्टी की है कि ज्यादा से ज्यादा वोट वो हासिल कर सके और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना कब्जा जमा सके। हालांकि 10 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे। इधर पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की तरफ से सीएम चेहरे के मामले भले ही तवज्जो नहीं मिली हो, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए परिवार का पूरा साथ उन्हें मिल रहा है। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू और बेटी राबिया प्रचार अभियान का मोर्चा संभाले हुए हैं।
सिद्धू की बेटी राबिया ने चुनाव मैदान में इमोशनल कार्ड भी खेला। राबिया ने कहा कि जब तक उनके पिता नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव नहीं जीत जाते तब तक वो शादी नहीं करेंगी। और इतना ही नहीं, सीएम चन्नी के संपत्ति मामले पर तंज कसते हुए राबिया ने यह भी कहा कि लड़ाई सच और झूठ की है। और 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 49 लोगों को दोषी करार दिया गया है। आज से दोषियों की सजा पर सुनवाई होगी। दोषियों की सजा के ऐलान में अभी 2 दिन लग सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि सोमवार को सेशंस कोर्ट में 49 लोगों को दोषी करार दिया था और 28 आरोपियों को बरी किया गया था। इनमें से 16 लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट और 12 को सबूतों की कमी के चलते निर्दोष करार दिया। 2008 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो आज ये खबर काफी अहम, 49 दोषियों की सजा पर आज सुनवाई होने वाली है। देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में इंसाफ का इंतजार कई सालों से लोगों को है, जिसमें 49 दोषियों की सजा पर आज सजा सुनाई जाएगी। अहमदाबाद ब्लास्ट केस का ये मामला, जिसमें 49 दोषियों की सजा पर आज सुनवाई होने वाली है। कोर्ट सजा सुनाएगा। 16 लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट और 12 को सबूतों की कमी के चलते निर्दोष करार दे दिया गया था, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो दोषी पाए गए थे, जिनको लेकर के आज सजा सुनाई जाएगी। 2008 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हुई थी। 56 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। लेकिन बहुत बड़ा ये ब्लास्ट हुआ था, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और चलिए अब बात कर लेते हैं उस महंगाई की जो आने वाले वक्त में पीक पर पहुंचने वाली है। महंगाई को लेकर के अभी जो संकेत मिल रहे हैं उसका संदेश ठीक नहीं है। आरबीआई ने ऐलान कर दिया है कि मार्च में महंगाई पीक पर पहुंचेगी, यानी कि जनता की मुसीबत आगे और भी बढ़ने वाली है। तो सवाल यह है कि क्या महंगाई सरकार के नियंत्रण से अब बाहर हो चुकी है? कांग्रेस के जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 10% से ज्यादा थी, वहीं 2014 से 2020 तक महंगाई 5% से कम रही है। कोरोना के बावजूद इस साल महंगाई 5.2% रही है और उसमें भी फूड इन्फ्लेशन 3% से कम रही है। आंकड़ों में महंगाई भले ही कम हो, पर एक सच ये भी है कि महंगाई से जनता परेशान है और उसमें फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। अगले महीने यानी मार्च में महंगाई पीक पर पहुंच सकती है, ये हम नहीं, खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने कहा है। On balance, headline inflation is expected to peak in Q4 21-22, that is in the current quarter. न लोन सस्ता होगा, न ईएमआई में कमी होगी, क्योंकि आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% ही बरकरार रखा गया है। ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ है। अगर कुछ बदलने वाली है तो वो है महंगाई की चाल, जो आने वाले वक्त में और बढ़ सकती है। पिछली तिमाही में जो खुदरा महंगाई दर 5.6% थी, वो मार्च में बढ़कर 5.7% रहने का अनुमान है। तेल पेट्रोल भी महंगा होने वाला है, क्योंकि बजट में 1 अक्टूबर 2022 से नॉन ब्लेंडेड फ्यूल पर 2 रुपए प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of ₹2 per litre from first day of October 22. दरअसल बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार पेट्रोल डीजल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है। ब्लेंडेड फ्यूल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। आप अभी जो सादा पेट्रोल डीजल ले रहे हैं वो नॉन ब्लेंडेड होता है। इधर एक्स्ट्रा प्रीमियम और स्पीड जैसे पेट्रोल डीजल ब्लेंडेड रहते हैं। ऐसे में ईंधन में ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। अभी कुल बिकने वाले पेट्रोल डीजल में लगभग 50% नॉन ब्लेंडिंग वाला है। इसलिए सादा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगने से उनकी कीमतें बढ़नी तय है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमत बढ़कर $100 प्रति बैरल पहुंचने वाली है। इस वजह से भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगनी तय है। ये आग अभी इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि चुनाव है। चुनाव खत्म होते ही तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो हर चीजें महंगी होगी और जनता की परेशानी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब एक अच्छी खबर आपको बता दें, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन कल से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जहां पर लोग गुलाब की 135 किस्में देख सकेंगे। मुगल गार्डन 16 मार्च तक खुला रहेगा और एंट्री के लिए ऑनलाइन बुकिंग खोल दी गई है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन देखने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को 12 फरवरी से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ ट्यूलिप, मोगरा, मोतिया, रजनीगंधा, बेला, चंपा, चमेली जैसे कई फूल देखने को मिलेंगे। आम जनता मुगल गार्डन में एंट्री के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकती है। लोगों के लिए ये मुगल गार्डन 16 मार्च तक खुला रहेगा। जो भी दर्शक हैं वो ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा ही यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग में 7 स्लॉट हैं, सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक। 4 बजे के बाद कोई एंट्री अलाउड नहीं होगी। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन में लोगों का आकर्षण का केंद्र गुलाब का फूल होता है। यहाँ गुलाब की करीब 135 किस्मों की बगियां हैं, जिसे लोग देखना पसंद करते हैं। इसे दुनिया की बेस्ट रोज गार्डन में भी शुमार किया जाता है। पिछले साल कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान लोकप्रिय मुगल गार्डन आने वाले लोगों पर भी प्रतिबंध लगाने पड़े थे, लेकिन अब एक बार फिर आम लोगों के लिए 12 फरवरी से मुगल गार्डन खुल जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।